सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ HD से मैं हूं आमना असलम और मैं हूं हैदर आवान। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कि आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newsHD विजिट कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कराची के इलाके साइट एरिया गनी चौरंगी के करीब लगने वाली आग। रंग बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। आग तीसरे दर्जे की करार दे दी गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में मसरूफ है। तो मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं दानियाल सैयद से। जी दानियाल, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी आमना, बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके साइट एरिया समन चौरंगी पर, जहाँ पर सुबह 10 बजे के करीब ये आग लगी थी और आग के ऊपर काबू पाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कैमरामैन सजाद रईस अगर मनाजिर दिखा पाएँ, क्योंकि इस वक्त धुआं शदीद है। आग के शोले भी फैक्ट्री के बेशतर मकामात से उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पर आग बुझाने के अमल में कोशा है। नेवी के फायर फाइटर्स यहाँ पर पहुँचे हैं। KPT की गाड़ियाँ भी यहाँ पर पहुँची हैं जो आग पर काबू पाने के अमल में हिस्सा ले रही है। जिस वक्त ये सुबह के औकात में आग लगी थी, इंतहाई तेज़ आग थी और इस आग पर काबू पाने का सिलसिला जो है वो इस वक्त भी जो है वो जारी है। और इस वक्त फायर ब्रिगेड की तकरीबन मजमूई तौर पर 8 गाड़ियाँ हैं जो आग पर काबू पाने के अमल में हिस्सा ले रही है। और इस वक्त ये सूरत हाल है कि गैर मुताल्लिका जो अफराद हैं उनको इस आग से दूर रखा जा रहा है। जो फैक्ट्री मुतासर फैक्ट्री है उसमें आग बदस्तूर लगी हुई है। 10 बजे के करीब कलर बनाने की ये फैक्ट्री है जिसकी इतलात मौसूल हुई थी। उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ रवाना की गई थी। मालिकान के मुताबिक आग जिस फैक्ट्री में लगी है वो प्रिंटर्स के काम आने वाली जो इंक होती है वो यहाँ पे तैयार की जाती थी। जिस वक्त आग लगी उस वक्त फैक्ट्री के अंदर 20 से 22 मुलाजमीन जो हैं काम करने वाले वो इसमें मौजूद थे, लेकिन उनको बाहिफाजत निकाल लिया गया। 2 मुलाजमीन हैं जिनके मामूली नौयत के ज़ख्मी हुए हैं और उन्हें भी इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद घर रवाना कर दिया गया है। इस वक्त नुकसान का तखमीना लगाना नामुमकिन है। बड़े पैमाने के ऊपर यह आग थी। आग को तीसरे दर्जे की आग करार दिया गया था रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक और शहर भर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को तलब किया गया था। कैमरामैन सज्जाद से कहूँगा कि सज्जाद आगे के मनासिर जो है वो दिखाएं कि धुआं हर सिमत धुआं ही धुआं जो है वो उठता हुआ दिखाई दे रहा है। फैक्ट्री जो मुतासरा फैक्ट्री है उसके अतराफ़ की जो फैक्ट्रियाँ थी उनको भी खाली करा लिया गया है और जो मुतासर फैक्ट्री है उसमें उसके दाखिली दरवाजे से और उसके जो खारजी जो रास्ते हैं उन पर भी फायर ब्रिगेड का अमला मौजूद है। तकरीबन 6 से ज़ायद गाड़ियाँ हैं जो आग पर काबू पाने का हिस्सा ले रही हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, नेवी की गाड़ियाँ हैं, KPT की गाड़ियाँ हैं जो इस आग पर काबू पाने का दानियाल सैयद ये बताएगा, गालिबन 2 से 2.5 घंटे हो गए आग लगे को। 1 घंटा पहले की जो सूरत हाल थी उससे काफी बेहतर अभी लग रहा है कि आग पर काफी हद तक काबू पाया जा चुका है। जी हैदर, बिल्कुल, क्योंकि 11 बजे के करीब जब हमने यहाँ से लाइव मनाज़िर दिखाए थे उस वक्त आग के न सिर्फ शोले बुलंद हो रहे थे बल्कि अंदर जो केमिकल्स के ड्रम्स हैं उनमें धमाके भी हो रहे थे। और उसमें भी क्योंकि जिस वक्त यहाँ पे केमिकल के ड्रम्स में धमाके हो रहे थे यहाँ पर पुलिस और रेंजर्स ने गैर मुताल्लिका अफराद को दूर कर दिया था, लेकिन जैसे जैसे आग के ऊपर काबू पाने का सिलसिला तेज़ होता चला गया, जब यहाँ पर रेस्क्यू की टीमें पहुँच गई और आग को किसी हद तक मज़ीद फैलने से जब रोक दिया गया तो उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो फैक्ट्री मालकान है, ये जो मुलाजमीन है वो भी करीब आ गए हैं और रेस्क्यू इदारे फैक्ट्री के अंदर पहुंच चुके हैं। पहले बाहर से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी क्योंकि शोले बहुत बुलंद थे, ड्रम्स में जो धमाके हो रहे थे वो आग इस फैक्ट्री के बाहर तक आ रही थी और जो जिन ड्रम्स में धमाके ठीक है दानियाल सैयद, हालात पर नजर रखिएगा, आपसे अपडेट देते रहेंगे। अभी के लिए बहुत शुक्रिया। अभी आपको दिखाएंगे वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए क़ौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ लाहौर प्रेस क्लब में मीडिया से बात कर रहे हैं। लेकिन पहले मैं अपनी विजन कंप्लीट कर लूँ। एक राहदारी है, दूसरा खित्ते में अमन, ये भी उससे जुड़ा हुआ है। राहदारी हो ही तब सकती है जब खित्ते में अमन हो। और तीसरा, हम दुनिया को कहते हैं, कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि आप हमारे साथ आके पार्टनर बने। ये ज़माना अब वापस नहीं आएगा कि पाकिस्तान को जी हमने असिस्टेंस दी तो आप हमारे लिए ये कर दें, हमने आपको खैरात दे दी तो आप ये कर दें। वो बात नहीं है। बात ये आप आके हमसे पार्टनर बने। चीन भी हमारा पार्टनर बना है, अमेरिका भी तशरीफ़ लाए, आके इन्वेस्टमेंट कर ले।
جس ملک نے آنا ہے تشریف لائے، انویسٹمنٹ کر لے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. پاکستان دنیا کے لیے اپنی اکنامک بیسس دینے کو تیار ہے. آئیں، پروجیکٹ لگائیں، کام کریں ہمارے ساتھ. اور یہ بات چھوڑ دیں کہ جی پاکستان کی اکانومی ہے، ہم خود کہتے ہیں. مجھے کبھی یہ بات سمجھ نہیں آتی، ہم تو بڑی چھوٹی منڈی ہیں. چھوٹی کیسے؟ دنیا کا 5واں 6واں بڑا ملک چھوٹا کیسے ہو سکتا؟ تو ہمیں خود اپنے اندر کانفیڈنس ہونا ضروری ہے. اور اس انٹرویو کی ایک چیز میں آپ کو بالکل واضح کر دوں جو فرق تھا، باقی تو اور نہیں. اور مجھے شاید میں نے یہ بات پہلے نہیں کی اور شاید مجھے کرنی بھی نہیں چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا افسوس صرف ایک بات پہ ہوا ہے اس انٹرویو کے بعد. باقی تو الحمدللہ میں جتنا شکر کروں اللہ تعالیٰ کا اور جتنا شکریہ ادا کروں تمام ہمارے سسٹم کا، عوام کا جو فیڈ بیک آئی، لیکن افسوس اس بات کا ہوا کہ 90% فیڈ بیک میں ایک چیز ساتھ لکھی ہوئی تھی یا بتائی گئی مجھے کہ جی یہ ہم پہلی دفعہ ہم نے دیکھا پاکستان نے 2 ٹوک الفاظ میں ہندوستان کو جواب دیا، بڑی خوشی ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنا کیس جو ہے وہ پہلے شاید ڈر ڈر کے پریزنٹ کرتے رہے ماضی میں. تو سوال یہ کہ ڈرنے کے لیے ہے کیا؟ کوئی چوری کیا ہے، کوئی ڈاکہ ڈالا ہے، جو چوری ڈاکہ تو دوسرا ڈال رہا ہے. ہماری ٹیریٹری پہ کشمیر کے اندر جو وہ کر رہا ہے جانوروں والا سلوک انسانوں کے ساتھ، ڈرنا تو اس کو چاہیے. تو یہ بیسکلی اپروچ تھی. لیکن ہمارا بیسک بنیادی میسج امن کا ہے. یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ پاکستان امن کے لیے کھڑا ہے. اب امن میں رکاوٹ کیا ہے؟ پہلی چیز کشمیر کا اگر آپ تذکرہ کر لیں تو وہاں پہ جو 5 اگست 2019 کے بعد اقدامات ہوئے ہیں، ایک جیل کا سما بنا دیا، وہاں پہ فوجی محاصرہ کیا ہوا ہے، وہاں پہ انسانوں کو جانور بنایا ہوا ہے. اور یہ میں آپ کو چیز ایک واضح کرنا چاہتا ہوں، ہندوستان کی پالیسی کیا ہے. اس انٹرویو میں یہ اس طرح بات نہیں ہوئی. وہ کر کیا رہے ہیں؟ وہ مقبوضہ کشمیر میں ایک نیریٹو پھیلانا چاہتے ہیں اور پھیلا رہے ہیں، پھیلاتے گئے ہیں کہ جی اصل میں تو کشمیر پہ سودا ہو گیا، یہ تو چیپٹر کلوز ہو گیا، آپ لوگ ایسے ہی لگے ہوئے ہیں، پاکستان تو سنجیدہ نہیں ہے. تو جتنا کلیئرلی ہم کہہ سکتے تھے ہم نے واضح کر دیا. اور میں نے شاید الفاظ بھی استعمال کیے کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی. دیکھیں، آپ کہتے ہیں کشمیر سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور ہندوستان جو کشمیر کے اندر کر رہا ہے تو سودا ہو کیا سکتا ہے؟ صرف ایک کہ جو آپ نے اقدامات اٹھائے ہیں سارے ختم کریں، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق آ کے فیصلہ کر لیں. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت کیا حالات ہیں مقبوضہ کشمیر میں، ان کو بھی پتہ ہے. کشمیری بات بھی نہیں کر سکتے، سن سکتے ہندوستان کا نام. فاروق عبداللہ صاحب جو پرو انڈیا کشمیری لیڈر ہیں، حکومتیں بناتے رہے ہیں کشمیر میں، انہوں نے اسی کرن تھاپڑ کے پروگرام پہ کہا کہ چینی ہمارے اوپر مسلط کر دو لیکن ہندوستان سے نہیں کہا. تو نظر آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے. تو میں نے تو ان کو یہی کہا ہے کہ دیکھیں آپ کو یہ ریورس تو کرنا ہی کرنا ہے، ہماری وجہ سے نہیں، جو وہاں پہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے. جب آپ انسانوں کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کریں گے تو جواب تو آئے گا، اور وہ آنے والا ہے. تو بہتر ہے کہ آپ اپنی یہ مرضی سے ہٹ کے اس سے پیچھے اور بات چیت پہ آ جائیں. اور دوسری بات، ہمیشہ وہ یہ کہتے تھے کہ جی پاکستان کشمیر کی بات کرنا چاہتا ہے، ہم تو دہشت گردی کی بات کریں. تو اس انٹرویو میں ایک بڑی تبدیلی پاکستان کے سٹانس میں یہ ہے کہ ہم نے کہا جی ایکچولی آپ نہیں، میں بات کرنا چاہتا ہوں دہشت گردی کی. اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیا بات کرنا چاہتا ہوں. ایک ایک کر کے ثبوت کے ساتھ ہم نے ان کو گنوایا کہ آرمی پبلک سکول اٹیک میں کون سا ماسٹر مائنڈ را ہینڈلر سے کیسے بات کر رہا تھا، فون کال کہاں سے آ رہے تھے، پی سی گوادر، پاکستان سٹاک ایکسچینج، چائنیز کاؤنسلیٹ. یہ سارا معاملہ جو ہے نہ ان کی توقع تھی میرا خیال، نہ اس طرح پہلے بات ہوئی ہے، لیکن ہمارے پاس چھپانے کو ہے کچھ نہیں. اچھا، جب آپ نے ساری بات کر لی تو مجھے جو انڈیا کی پریس سے اس کے بعد جو انہوں نے میرا خیال کو ریاکشن بھی کہ یہ ہم نے تو بات چیت کا نہیں کہا پاکستان کو، کیونکہ اینڈ میں نے یہ کہا کہ جی ہمیں، لیکن جو دہشت گردی کے الزام ہیں ان پہ کوئی جواب نہیں آیا.
بس میں اسی پہ چھوڑتا ہوں. جہاں تک بات اور یہ ہے، دیکھیں ہم تو بات کرنے کے لیے تیار ہیں، کنڈیشنز ہم نے واضح کر دی ہیں. کشمیر میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا اور دہشت گردی آپ کو پاکستان کے خلاف روکنی پڑے گی. امن کے لیے ہم کھڑے ہیں، اور دوبارہ سے دنیا یہ دیکھ لے کہ ایک ملک ہے جس سے کسی ہمسائے کی بات نہیں بنتی تو کیا ہوا ہے، اور پھر اس ملک کے اندر دیکھ لے کہ کیا ہو رہا ہے تو شاید آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ مسئلہ کیا ہے. بہرحال پاکستان کا مقصد بات کرنے کا، پاکستان کا میسج پیس کا ہے. اس خطے کو آگے بڑھانا ہے، ہم نے آگے چلنا ہے. دنیا میں جو پاکستان کا نیریٹو ہے وہ تبدیل کرنا ضروری ہے. انڈیا کا نیریٹو تھا شائننگ انڈیا، وہ دنیا کو نظر آ گیا کہ کتنا چمک رہا ہے. پاکستان کا نیریٹو ہے اکنامک سیکیورٹی کا، وہ ابھی تک دنیا نے تسلیم نہیں کیا. اس پہ ہم نے کام کرنا ہے، اور اس میں میری گزارش ہے میڈیا سے کہ آپ بھی پاکستان کے سفارتکارے کا حصہ ہیں. اب یہ وہ وقت نہیں رہا کہ پریس کانفرنس ہوئی پھر آپ نے صبح اخبار میں لکھا. آپ لوگوں کو ہم سے پہلے پتا ہوتا ہے. میرا خیال ہے جو میں نے انٹرویو میں کہنا تھا وہ آپ لوگوں کو میرے سے پہلے شاید پتا ہو کیا بولنا. اب تو وہ دنیا ہے. تو آپ لوگ جب بات کرتے ہیں تو یہ سوچ کے کریں کہ آپ بھی ریاست کا حصہ ہیں. اور میں آپ کو مثال یہ دے دیتا ہوں، 90% خبریں پاکستان کے باہر لوکل میڈیا سے اٹھا کے لگائی جاتی ہیں. اس انٹرویو میں بھی میرے سے جو سوال پوچھے گئے وہ پاکستانی میڈیا کو کوٹ کر کے پوچھے گئے. یہ بس میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بالکل میں یہ بات نہیں کر رہا کہ آپ صرف ریاست کی بات کریں، آپ کا کام تنقید کرنا ہے، سوال کرنا ہے، لیکن پاکستان کی جو ڈائریکشن ہے اس کو دیکھیں. ہمارا کانفیڈنس جو ہے ریاست کا وہ نظر آنا چاہیے میڈیا رپورٹنگ میں. یہ وہ پاکستان نہیں ہے کہ وہ کہیں ڈر کے اور بات نہیں کرے گا، اور ضرورت نہیں ہے کسی چیز سے ڈرنے کی. ایک ملک کہہ رہا ہے راہداری، ریجنل پیس، پارٹنرشپ. لاہور میں معید یوسف میڈیا سے بات کر رہے ہیں، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی خواتین رہنما میڈیا سے بات کر رہی ہیں. دیکھیے یہ بالکل یہ بیانیہ جو ہے نا یہ وہ ان کے ترجمانوں کا ہے، وہ شاید آپ نے سن لیا، لیکن آپ اس پر یقین نہ کریں. کل پنجاب جو تھا اور اس میں اور مقبوضہ کشمیر میں کوئی خاص فرق نہیں تھا. پنجاب اور مقبوضہ کشمیر جو ہے ایک منظر پیش کرتے تھے، اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ لوگ آئے 2.5 کلومیٹر آپ کے پیدل چل کر آئے، اور لوگ صبح سے رات تک. اور اس میں یہ کہنے میں کوئی یار نہیں سمجھتی کہ شاید ہمارے پارٹیز کے ورکرز کم ہوں اور عوام زیادہ تھی. اور یہ ان کا خواب ہے کہ مولانا صاحب آئیں اور مولانا صاحب ناراض ہو جائیں. ایسا کچھ ہونے والا نہیں. اب ایک واضح لکیر کھنچ چکی ہے. ایک طرف عوام ہے اور وہ لوگ جو عوام کے ساتھ سیاسی پارٹیز ہیں، اور دوسری طرف عمران نیازی اور اس کے حواری ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ کل مولانا صاحب نے کہا کہ پہلے تو ہم ان کے خلاف جو ہے عدم اعتماد لانا چاہتے تھے، اب عدم اعتماد نہیں لائیں گے، عوام کے جو زور سے جو اس حکومت کو باہر پھینک دیں گے. کہ واقعی آپ کتنے دنوں میں ان کو زور سے باہر پھینک دیں گے؟ کل آپ کو زور نظر نہیں آیا؟ کل جو زور گجرانوالہ میں تھا وہ تاریخی زور تھا، اور میں سمجھتی ہوں کہ پنجاب نے اپنا فیصلہ دیا ہے. میں نے آپ کو کہا، اور اب آپ یہاں دیکھیے گا اور اس کے بعد ان کی بوکھلاہٹ دیکھیے گا، اور اس کے بعد جو اسکرینوں سے چپکے ہوئے ان کے ترجمان ہیں ان کی حالت دیکھیے گا اور ان کی باتیں سنیے گا، اور پھر کامیڈی سرکس کو جو ہے نا وہ سرکس کو انجوائے کیجیے گا. عوامی زور سے یہ تو کچھ نہیں ہے. عوامی زور سے دنیا میں اس سے بڑے بڑے ڈکٹیٹر تاریخی اٹھا کے لوگوں نے گٹروں میں سے کھینچ کے تباہ و برباد کر دیے. یہ کس کھیت کی مولی ہیں؟ یہ تو لوگوں کے بیساکھیوں کے سہارے کھڑے ہو کر کرتے رہے ہیں اپنے شو بھی اور دھرنے بھی اور جلسے بھی. یہاں دیکھیے گا بغیر ناچ گانے کے، بغیر ڈسکو کے کس طریقے سے عوامی تحریک چلتی ہے سڑکوں پہ. اچھا بلوچ صاحب یہ بتا دیں کہ پہلے سندھ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے لوگ غدار کہلائے جاتے تھے. اب پنجاب کی طرف رخ کر لیا گیا ہے غداروں نے. اب پنجاب کے لوگ غدار کہلانے لگے ہیں، لیکن پھر باقی جو تینوں صوبے ہیں وہ چپ ساتھ بیٹھے ہیں اور اس بیانیہ کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں جن کی وجہ سے آج پنجاب غدار کہلایا جا رہا ہے. دیکھیے جو یہ بیانیہ دے رہا ہے وہ سب سے بڑا غدار، میں کسی کو کہنا نہیں چاہتی، لیکن ہمیں جو
इशारे मिल रहे हैं, ये गद्दारी जो कश्मीर वाली है कि मैं वर्ल्ड कप जीत कर आया हूँ, और जब कौम ने पूछा कि वर्ल्ड कप कहाँ है तो कहा ये है आर्टिकल 370। ये था वर्ल्ड कप इमरान खान का। इमरान खान कश्मीर का सौदा करके आया था, और इसको अब आप गद्दारी के जुमरे में डालें या कुछ, इसका हिसाब ज़रूर होगा। लिहाजा तीनों सूबे जिनको कहा जाता था, मैं समझती हूँ कि वो आज ये देख रहे हैं तारीख का मोड़ कि किस तरीके से वो पंजाब तक आ गया है रेला। और अब आपके और इनके हिसाब से तो पूरा पाकिस्तान गद्दार है। कल गुजरावाला में जितने लोग थे वो गद्दार थे, आज यहाँ 18 को यहाँ जितने लोग होंगे वो भी गद्दार होंगे। तुम सारे पाकिस्तान को गद्दार करार दे दो, लेकिन तुम फिर भी नहीं बच सकते। मुलाहिजा करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा पुलविशा खान, शेला रजा और शर्मीरा फारूकी मौजूद हैं, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अब बिखरा हुआ समुंदर जाली हुक्मरानों की कश्ती को गर्क कर देगा। हुक्मरानों के औसान खता हो चुके, उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी। ये दिसंबर नहीं देखेंगे, तहरीक चल पड़ी, जमहूरियत की सुबह तुलू होने वाली है। हम नाजायज हुकूमत के खिलाफ पूरी इस्तकामत से खड़े हैं। आपका ये बिखरा हुआ समंदर जाली हुक्मरानों की किश्ती को गरकाब करके ही दम लेगा। ठाटे मारता हुआ समंदर अब थमेगा नहीं। इंशाअल्लाह अज़ीज जाली हुक्मरान अब एक टिमटिमाता हुआ चराग है जिसमें दम नहीं रहा है, और अब जमहूरियत की सुबह तुलू होने वाली है। अब तहरीक चल पड़ी है। अब यहाँ के बाद अवाम का समंदर कराची में आएगा, कोयटा में आएगा, लाहौर में आएगा, मुल्तान में आएगा, पेशावर में आएगा, और इंशाअल्लाह फिर कहता हूँ, अगर हिम्मत आपके अंदर हुई, इंशाअल्लाह ये आने वाला दिन नहीं देगा। जलसा कामयाब हो गया। आपने आराम से घर जाना है या ये लोग उठाकर बाहर फेंक दे? मरियम नवाज ने हुकूमत से सवाल कर लिया। कहा हुकूमत सिर्फ आवाम के वोटों से आनी और जानी चाहिए। मुंतखब नुमाइंदों को एक अकामे पर निकाल दिया जाता है। किसी को हक नहीं वो आवाम के मुंतखब नुमाइंदों को निकाले। उन्होंने कहा कि चीनी और आटा चोरी हो रही है। पता चला सिसिलियन माफिया क्या होता है। अब आवाम बताएं, इमरान खान को एनआरओ मिलना चाहिए या नहीं? आपके पास लेके आई हूँ, ना मरियम नवाज का मुकदमा आपके पास लेके आई हूँ, ना ऑपोजिशन का मुकदमा आपके पास लेके आई हूँ, ना मैं आपके पास मुस्लिम लीग नून का मुकदमा लेके आई हूँ। मैं आज आपके पास आपका मुकदमा लेके आई हूँ। मैं उस माँ के आंसुओं का मुकदमा लेके आई हूँ जो अपने बच्चों को भूख से बिलखता देखती है, लेकिन उसका आटा, चीनी, रोटी पूरी नहीं होती। आप लोग गुजरावाला के लिए भाइयों, आप लोग बताओ, आप लोग कारोबारी हो ना ज्यादातर, ताजर बरादरी से ताल्लुक है ना आपका ज्यादातर, तो क्या आज कारोबारों को ताले नहीं लगे हुए? मैं आज उस कारोबार बरादरी, ताजर, मजदूर, रेरीवान में आज उन सब का मुकदमा लेकर आपके पास आया। वोट चोरी का मुकदमा समझ आता है कि नहीं आता? आपके वोटों से हुकूमतें आनी चाहिए, आपके वोटों से जानी चाहिए, और किसी को ये हक नहीं होना चाहिए कि वो आपके मुंतखब नुमाइंदों को उठा के वज़ीर आज़म के ऑफिस से बाहर करेंगे। हिसाब किताब आपने करना है और किसी ने नहीं करना। जब वोट को इज्जत नहीं मिलती तो आवाम का वो हाल होता है जो आज आपका हाल हो रहा है।
बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं अवाम के पास 2 वक्त की रोटी नहीं, मुल्की मईशत की शरह नमू मनफी हो चुकी। इमरान खान ने हर मसले का हल टाइगर फोर्स निकाल लिया। ये किस किस्म की तब्दीली है जिसमें बहरान ही बहरान है। उन्होंने कहा भारतीयों और इसराइलियों ने PTI को फंडिंग की। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ पर इल्जाम लगे तो जेल डाल दिया जाता है। PTI वालों पर इल्जाम लगे तो कोई नहीं पूछता। मईशत तारीख का बदतरीन दौर से गुजर रही है। पाकिस्तान की मईशत, हमारा मईशत तारीख की पहली बार नेगेटिव ग्रोथ में है। जहां महंगाई बढ़ रही है वहां बेरोजगारी बढ़ रही है। नौजवान 2-2 डिग्री हाथ में लेकर घूम रहे हैं मगर उनको रोजगार नहीं मिल रहा। इमरान का हाल क्या है? महंगाई है तो टाइगर फोर्स, महंगाई है तो टाइगर फोर्स, लोकस है तो टाइगर फोर्स, कोविड है तो टाइगर फोर्स। ये है इमरान खान का हाल। आपके मिसाइल वादा किया था कि गुजरांवाला में BDM का जलसा कामयाब तो हो गया, लेकिन साथ ही ऑपोजिशन क़यादत ने कारकुनों के सब्र का भी बहुत इम्तिहान लिया। वक्त की पाबंदी का कहने वाले लीडर खुद वक्त पर जलसा का ना पहुंच सके। शाम 5 से 6 बजे तक स्टेडियम में बैठे कारकुन बोर होते रहे कि 11 जमातों के इत्तेहाद ने कामयाब जलसा किया। हर तरफ सियासी कारकुन ही नजर आए। फजा हुकूमत मुखालिफ नारों से गूंजती रही। मुख्तलिफ जमातों के कारकुन अपने अपने पार्टी तरानों पर रक्स करते रहे। जलसे में सबसे पहले बिलावल भुट्टो, फिर मरियम नवाज और आखिर में मौलाना फजलुर रहमान पहुंचे। इन लीडरों ने जब खिताब किया तो काफी देर हो चुकी थी। कारकुन अपने लीडरों का इंतजार करते करते बोर हो चुके थे। जलसे से ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी, परवेज अशरफ, मियां इफ्तिखार, महमूद खान अचकजई, मखदूम जावेद हाशमी, लतीफ खोसा, शाह अनस नौरानी, अब्दुल मालिक बलोच ने भी खिताब किया। हम चाहते हैं निजाम बदलो। कौन सा निजाम? ये जबर का निजाम, ये जुल्म का निजाम। सीनियर सहाफी और तज्जियाकार हामिद मीर ने ट्वीट किया कि PDM ने बड़ा जलसा तो कर दिया, लेकिन जब मौलाना फजलुर रहमान का खिताब शुरू हुआ तो बहुत से लोगों ने वापस जाना शुरू कर दिया था। ऑपोजिशन क़यादत ने उनके सब्र का बहुत इम्तिहान लिया। आइंदा इतनी ताखीर नहीं होनी चाहिए। दोहराई जाएंगी या कारकुनों का भी ख्याल रखा जाएगा। गुजरांवाला जना स्टेडियम में PDM के जलसे ने ग्राउंड का हुलिया बिगाड़ दिया। ग्राउंड में ताहाल सफाई का काम भी शुरू नहीं हो सका। जगह जगह गंदगी के ढेर नजर आ रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जाहिद इकबाल राना से। जी जाहिद, बताइएगा ग्राउंड की क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, PDM के जलसे ने गुजरांवाला के तारीखी जनाज स्टेडियम का हुलिया बिगाड़ के रख दिया है। जलसे के कई घंटे बाद भी यहाँ पर जो सफाई का अमल है वो शुरू नहीं किया जा सका, जिसके बाद हर तरफ गंदगी के ढेर दिखाई दे रही हैं, बिखरी हुई कुर्सियां हैं। तो अभी हम अपने नाज़रीन को दिखाते हैं कि यहाँ पर कल एक बड़ा पावर शो अपोजिशन जमातों की जानब से किया गया। तो इस पावर शो के बाद के जो मनाजर हैं ये हैं वो मनाजर। हर तरफ बिखरी हुई कुर्सियाँ दिखाई दे रही हैं। पार्टी जो परचम है तमाम पार्टियों के, जो कल आसमान में फ़िज़ा में लहराए जा रहे थे, बड़ा जोश खरोश दिखाया जा रहा था, आज वही जो पार्टी परचम है वो ज़मीन पर पड़े हुए हैं और इसके साथ साथ जगह जगह गंदगी का ढेर दिखाई दे रहे हैं। और ये जो गुजरांवाला का जनाज स्टेडियम है इसकी जो हालत है वो अबतर होती दिखाई दे रही है। और सबसे ख़ास जो बात है जिससे शहरी और गुजरांवाला के जो खिलाड़ी हैं वो काफ़ी परेशान है कि कल के बड़े पावर शो के बाद गुजरांवाला का जो तारीखी जनाज स्टेडियम है उसकी जो विकेट है वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुकी है। और यहाँ पर जो होने वाले जो मैचेस थे, लोकल सतह पर जो मैचेस थे वो मुकम्मल तौर पर मनसूख कर दिए गए हैं, जिसके बाद जो हैं जो खिलाड़ी हैं वो काफ़ी परेशान है। ये वो स्टेडियम है गुजरांवाला का तारीखी जनाज स्टेडियम जहाँ जी जाहिद इकबाल राना, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। लेडी हेल्थ वर्कर्स 4 दिन से धरना दिए बैठी हैं। लेडी हेल्थ वर्कर्स ने ऐलान किया है कि मुतालिबात न माने गए तो डी चौक से नहीं जाएंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सबा वजीर से जो इस वक्त डी चौक पर मौजूद हैं। जी सबा, बताइएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं डी चौक पर मौजूद हूँ और यहाँ पर लेडी हेल्थ वर्कर्स का जो धरना है वो चौथे रोज़ में दाखिल हो चुका है और इस वक्त भी बहुत बड़ी तादाद में लेडी हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और 12:30 बजे का टाइम दिया गया था वजारत हेल्थ की जानिब से लेडी हेल्थ वर्कर्स को मुज़ाकरात के लिए। और इस वक्त लेडी हेल्थ वर्कर की सदर रुखसाना अनवर और उनके साथ चंद लेडी हेल्थ वर्कर जो हैं वो वजारत सेहत गई हैं और मुतालबात जो हैं उनके आज माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे इसका फैसला तो थोड़ी देर के बाद ही होगा। लेकिन लेडी हेल्थ वर्कर्स वफाक और हेल्थ सेक्रेटरी पंजाब जमील भट्टी जो हैं वो आज उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे और इस वक्त भी ये वफद जो है वो मुज़ाकरात के हवाले से यहाँ से निकल चुका है। अब देखते हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नहीं, जबकि लेडी हेल्थ वर्कर्स का यही कहना है कि जब तक उनके मुतालबात जो हैं वो पूरे नहीं होंगे तब तक उनका धरना जारी रहेगा। और इस वक्त भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में लेडी हेल्थ वर्कर्स मौजूद हैं जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। जी सबा, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हमलों में शहीद होने वाले 3 FC एहलकारों को आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया है। पर दहशतगर्दों के हमले में शहीद होने वाले 3 एहलकारों के जिस्ते खाकी उनके आबाई इलाकों में पहुंचा दिए गए। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद एहलकारों को फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया गया। सूबेदार आबिद हुसैन का जिस्ते खाकी लिया में उनके आबाई गांव लाया गया। कोट सुल्तान में नमाज जनाजा अदा करने के बाद उन्हें फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। लतीफ खान जरा मेरे भाई हैं, सब को निशादत है, वड्डा नाज है सर। साडे बे भाई भी हैं, अगर मुल्क को जरूरत थी तो वो भी देने के तैयार है। ये मेरा भाई था, मुझे इसकी शहादत पर बड़ा फ़ख्र है और इसने बड़ी जवान मर्दी से जो है ना दुश्मन का मुकाबला किया है। नमाज जनाजा में अजीज़ व क़ारिब और अस्करी एहलकारों ने शिरकत की। FC के शहीद एहलकार अब्दुल लतीफ मेरानी का जिस्ते खाकी तौसा शरीफ ले जाया गया। बस्ती मंगरोटा में नमाज जनाजा के बाद फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया गया। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सिपाही मोहम्मद नवीद का जिस्ते खाकी आबाई गांव डहरनाल तलागंग पहुंचाया गया। नमाज जनाजा में रिश्तेदारों और अहले इलाका समेत अस्करी एहलकारों ने शिरकत की। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया गया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।